नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि हम जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से भारत में कुछ इस तरह की खबरें आई हैं जिससे यह आशंका लगाया जाने लगा है कि क्या देश में ऊर्जा संकट उत्पन्न होने वाला है। इसके कुछ प्रमुख कारण हैं। एक बात तो जैसे कि पिछले सप्ताह लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद लोगों से आह्वान किया कि आप डीजल पेट्रोल का इस्तेमाल कम करें, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, गोल्ड परचेज कम करें, तमाम तरह की इस तरह की बातें कही गई। उसके बाद आरबीआई गवर्नर ने आईएमएफ की मीटिंग में एक महत्वपूर्ण बातें कह दी कि अगर यहां से भी आगे मिडिल ईस्ट का क्राइसिस बढ़ता है तो फिर भारत सरकार डीजल पेट्रोल के प्राइस पर कंट्रोल नहीं कर पाएगी। यानी कि कुल मिलाकर के अगर कहा जाए तो मुद्रास्फीति बढ़ने वाला है, आम भाषा में महंगाई ताबड़तोड़ देश में बढ़ने वाली है। जैसे ही आरबीआई गवर्नर ने यह बात कहा, ठीक अगले ही दिन देखने को मिला कि डीजल और पेट्रोल 3-3 रुपये महंगा हो गया। और फिर पिछले दिनों देखने को मिला क्या कि लगभग देखा जाए तो 1 रुपये के आसपास, यानी कि उससे थोड़ा कम कह सकते हैं। तो पिछले कुछ दिनों का अगर आप टोटल देखेंगे तो डीजल पेट्रोल के प्राइस में लगभग 4 रुपये की बढ़ोतरी हो चुकी है। लेकिन मामला यहीं तक नहीं रुक रहा है। कहा जा रहा है कि आने वाले समय में स्थिति और भयावह हो सकता है। देश के कई अलग अलग पेट्रोल पंप पर जिस तरह से नोटिस लगाए जा रहे हैं कि अब वहां पर डीजल पेट्रोल उपलब्ध नहीं है या कम मात्रा में दिए जा सकते हैं, तो लोगों में अफरा तफरी मचना स्वाभाविक है। और हम लगातार देख रहे हैं कि मिडिल ईस्ट का क्राइसिस खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में भारत के लिए एक गुड न्यूज है, शुभ संकेत है। यह कहां से आया है? अमेरिका से। और उसमें कहा गया है कि अब भारत में डीजल पेट्रोल का सप्लाई निर्बाध रूप से हो सकता है। दरअसल यहां पर बात की गई है रूस के कच्चे तेल को लेकर के। जिस तरह से हम सभी जानते हैं कि अमेरिका ने रूसी कच्चे तेल को लेकर के भारत पर पहले भी 25% का टैरिफ लगाया था। जब आपको ध्यान होगा कि भारत पर 50% टैरिफ लगा था, तो जिसमें 25% तो रेसिप्रोकल टैरिफ था और 25% जो ये एक्स्ट्रा टैरिफ ट्रंप ने लगाया था, ये कहा था कि चूंकि आप रसिया से ऑयल परचेज करते हैं तो इसके लिए हम आप पर प्रतिबंध लगा रहे हैं। समय के साथ इसमें कुछ छूट दिया गया भारत को और यही कहा जा रहा है कि यह छूट एक्सटेंड किया गया है अगले 30 दिन के लिए। यानी कि कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि 17 जून तक भारत को कुछ छूट दिया गया है। लेकिन यहां पर कुछ टर्म एंड कंडीशन है। अब वो टर्म एंड कंडीशन क्या है उसको हम जरा समझने की कोशिश करते हैं। हाल ही में अमेरिका ने रूसी समुद्री कच्चे तेल पर लागू प्रतिबंधों में अस्थायी छूट को 17 जून तक बढ़ा दिया है। तो पहली बात क्या हुई कि रूसी समुद्री कच्चे तेल, हम यहां पर चर्चा करेंगे कि आखिर रूसी समुद्री कच्चे तेल क्या होता है, इस पर हम चर्चा कर लेंगे। और यहां पर अस्थायी यानी कि परमानेंट नहीं है, 1 महीने के लिए बढ़ाया गया है 17 जून के लिए। देखिए, जब हम यहां पर रूसी समुद्री कच्चे तेल की बात करते हैं, शिबॉर्न ऑयल की बात किया जाता है, तो इसका तात्पर्य होता है कि समुद्र के रास्ते टैंकरों द्वारा भेजे जाने वाले तेल से है। यानी कि समुद्री रास्ते से, और किससे हो रहा है? टैंकर से। यानी कि पाइपलाइन के द्वारा यह सप्लाई नहीं हो रहा है, जो पाइपलाइन तेल की तुलना में प्रतिबंधों और समुद्री सुरक्षा जोखिमों के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। क्योंकि टैंकर से भेजा जाएगा, समुद्र में तरह तरह के सुरक्षा जोखिम है, समुद्री लुटेरे भी होते हैं, तूफान भी है, मौसम संबंधी अन्य चुनौतियां हैं, है ना। तो इन तमाम चीजों को लेकर के कहा जा रहा है कि आपको टैंकर से ही भेजना पड़ेगा। इसमें भी कुछ टर्म एंड कंडीशन है कि इसमें वही टैंकर शामिल होंगे जो पहले प्रतिबंध लगने से पहले जिस पर ऑयल, क्रूड ऑयल अपलोड हो गया था। यह बात कही जा रही है, ठीक है। देखिए, रूसी तेल खेपों पर लागू होगी जो प्रतिबंध लागू होने से पहले ही जहाजों में लादी जा चुकी है। तो ऐसे जहाजों को छूट दिया गया है। और ये तमाम चीज जो है मिडिल ईस्ट में जो क्राइसिस चल रहा है, इसको देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। तो कुल मिलाकर के देखेंगे, अभी भी ऐसा लग रहा है कि ये ईरान क्राइसिस जो है अभी थमने वाला नहीं है। जिस तरह से ट्रंप के तेवर नरम नहीं हो रहे हैं, चीन भी विजिट करके 3 दिन का आ गए, वहां भी बहुत अच्छा संकेत देखेंगे तो कुछ निकल करके सामने नहीं आया है। तो ऐसा माना जा रहा है कि अगले कुछ समय तक यह जो है एक तरह से जो टेंशन है इन दोनों के बीच बढ़ सकता है। और यदि बढ़ता है तो वैश्विक तेल बाजार में और ज्यादा अस्थिरता होने की उम्मीद की जा रही है। खास करके भारत जैसे देशों के लिए जो तकरीबन मोर देन 80% जो अपने क्रूड ऑयल है ये आयात करता है, दूसरे देशों पर हमारी निर्भरता है। यानी कि हम अपनी ऊर्जा जरूरत को 80% से भी ऊपर आप कह सकते हैं दूसरे देशों पर निर्भर होकर के पूरा कर रहे हैं।
और केवल इसमें भारत ही नहीं है, पाकिस्तान भी है, मालदीव भी है, श्रीलंका भी है, नेपाल भी है, चाइना भी है, तमाम ऐसे कई सारे विकसित देश भी हैं, यूरोपीय कंट्रीज भी हैं। तो कुल मिलाकर के यहां पर यही बात की जा रही है कि आखिर अमेरिका ने यह 30 दिन का ढिलाई दिया ही क्यों है? क्या ट्रंप का हृदय परिवर्तन हो गया? आखिर ये 17 जून तक क्यों दिया गया है, इस बात को समझिए। 1 महीना बढ़ाया गया है। दरअसल जो है ना, अमेरिका बहुत स्मार्ट पॉलिसी यहां पर खेलता हुआ नजर आ रहा है। दो तीन बात जो है उसको हम ध्यान में रखेंगे। एक जो है, अमेरिका चाहता है कि ग्लोबल सप्लाई चेन जो है वो स्टेबल बना रहे। यानी कि देखिए, एक तरफ जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, चाइना में भी ट्रंप ने यह कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि स्टेट को ओपन किया जाए, लेकिन फिलहाल ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। वो चौक पॉइंट है, हम सब जानते हैं। तकरीबन आप देखेंगे तो 20% वैश्विक तेल का वहां से सप्लाई होता है, उसी रूट से निकलता है टैंकर जहाज वहां से। तो जाहिर सी बात है, अगर वो भी बंद है तो निश्चित तौर पर आप रसिया ऑयल पर भी अगर प्रतिबंध लगा देंगे तो जो वैश्विक सप्लाई चेन है वो पूरी तरह से अस्थिर हो जाएगा, और इसमें अमेरिका का भी नुकसान है। अमेरिका के भी कई मित्र राष्ट्र हैं जिन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो दरअसल ट्रंप जो है ना, रसिया पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना चाहते ही नहीं है। जो कुछ बातें निकल के आ रही थी वो सही बातें निकल के आ रही है, वो क्लियर है। वो लगातार ट्रंप के कुछ संकेतों से पता भी चल रहा है कि वो दरअसल चाहते ही नहीं रूस के जो तेल हैं उस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया जाए। इसकी वजह ये नहीं है कि रूस के तरफ वो दरिया दिली दिखा रहे हैं, इसकी वजह अमेरिका का खुद का हित है। वह ग्लोबल सप्लाई चेन को बिगड़ने नहीं देना चाह रहा है, क्योंकि अगर एक तरफ हॉर्मुज बंद है, दूसरे तरफ आप रसिया के ऑयल पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध लगा देंगे, तो फिर क्या होगा कि ग्लोबल लेवल पर जो क्रूड ऑयल के प्राइस हैं वो अचानक से बहुत तेजी से बढ़ेगा, और इसका बहुत बड़ा असर जो है वैश्विक मंदी के रूप में देखने को मिल सकता है। इस पूरे दुनिया को इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ सकता है। तो निश्चित तौर पर रूस को एक प्लेयर के तौर पर वो रखना चाह रहे हैं। देखिए, और यही कड़ी आगे निकल रहा है कि एनर्जी इन्फ्लेशन को कहीं ना कहीं अमेरिका चाह रहा है कि कंट्रोल में रखा जाए, और ये दोनों ही देशों के लिए, डेवलप्ड कंट्री भी और डेवलपिंग इकोनॉमीज के लिए भी। क्योंकि देखिए, मामला केवल भारत का नहीं है, चाइना का नहीं है, पाकिस्तान का नहीं है, मामला यूरोपीय देशों का भी है। क्योंकि ये तमाम यूरोपीय देश जो हैं उसमें से बहुत सारे देश देखेंगे रसिया के क्रूड ऑयल पर निर्भर हैं। क्योंकि इससे पहले भी यूक्रेन को लेकर के जब रूस पर प्रतिबंध लगा था, जो बाइडेन प्रेसिडेंट थे, तभी आपने देखा कि पूरा यूरोप ब्लैकआउट हो गया। क्योंकि ये पूरा यूरोप जो है ना, ये रसिया से ही ऑयल परचेज कर रहा है। तो जाहिर सी बात है, अगर ये सप्लाई यहां से खुद भी ये प्रतिबंध लगा दिया रूस पे, तो यहां से सप्लाई इसको मिल ही नहीं रहा, तो ब्लैकआउट तो होगा ही। इस कंडीशन में इंडिया जैसे जो प्लेयर रहा, इसको बहुत फायदा मिला, क्योंकि क्रूड ऑयल यहां पर इसको बहुत सस्ता मिल गया। इसके पास रिफाइनरी है, रिफाइन किया और वापस से यूरोप को बेच करके पैसा कमाया, जो कि ट्रंप आरोप लगा रहे थे। तो वो चीजें जो है यहां पर देखने को मिला, और ट्रंप यही चाह रहे हैं कि भाई ये कंडीशन वापस से ना हो जाए। तो डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग कंट्री, इनके इकोनॉमीज पर बहुत ज्यादा प्रभाव ना पड़े और एनर्जी इन्फ्लेशन ना बढ़े, इसको कंट्रोल करने के लिए एक काम यह है। दूसरा जो इसको कहा गया है कि स्मार्ट सैंक्शन पॉलिसी, उसके अंतर्गत दो बातें हैं कि एक तो भाई हम आप पर प्रतिबंध भी लगा रहे हैं, लेकिन यानी कि प्रतिबंध लगा रहे हैं तो आपके रेवेन्यू का हम नुकसान तो कर रहे हैं, लेकिन आपकी महत्ता जो है ग्लोबल इकोनॉमी में कुछ ना कुछ तो है, तो हम आपकी महत्ता भी बनाए रखना चाह रहे हैं। और उसका मकसद क्या है? रसिया का फायदा करना नहीं, ग्लोबल इकोनॉमी को बचाना। क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी का को डैमेज होता है तो ट्रंप को अपना भी डर है कि आने वाले समय में ऐसा ना हो जाए कि ब्रिक्स जैसे ये जो संगठन है ये डॉलर को पूरी तरह से साइड ही कर दे, और चाइना उसको लीड कर रहा है और भारत सपोर्ट कर रहा है। भारत ने मोरल सपोर्ट कर दिया है कि आप डॉलर को एज ए करेंसी यूज ना करें ब्रिक्स में, जो चीन ने प्रस्ताव दिया। तो कुल मिलाकर के अगर कल को ये होता है, ब्रिक्स के देश जो हैं, और उसमें ईरान भी शामिल है, उसमें रसिया भी है, उसमें ब्राजील भी है, उसमें इंडिया भी है, साउथ अफ्रीका भी है, तमाम ऐसे देश उसमें शामिल हैं जो अमेरिका के खिलाफत कर रहे हैं। इस कंडीशन में ट्रंप को इस बात का पूरा डर है कि अगर इन्फ्लेशन ग्लोबल लेवल पर बढ़ता है तो डॉलर की स्थिति खराब होगी, ये लोग डॉलर को साइड करेंगे और ब्रिक्स अपनी करेंसी लेकर के आ जाएगा, तो परेशानी बढ़ जाएगा भविष्य में अमेरिका के लिए खुद। इसलिए मैंने कहा ये स्मार्ट पॉलिसी जो है सैंक्शंस का ना, वो लगातार खेलते हुए नजर आ रहे हैं, और इसी सब चीजों को देखते हुए जो वहां के अमेरिका के वित्त मंत्री हैं लगातार इस सैंक्शंस की अवधि बढ़ा रहे हैं ना। तो निश्चित तौर पर देखेंगे, इससे पहले भी अगर देखा जाए तो भारत के लिए इसके अलग अलग मायने थे। सबसे पहली बात क्या है कि ऊर्जा सुरक्षा की निरंतरता हमारे लिए
बनी रहेगी, क्योंकि मैंने पहले कहा कि मोर देन 80%, 85% हम आयात कर रहे हैं। इस कंडीशन में हमें दूसरे देशों पर अपनी ऊर्जा पूर्ति को लेकर के निर्भर रहना ही पड़ेगा। तो ये हमारे लिए गुड न्यूज है। हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? राजकोषीय राहत। अभी जो प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई 1 साल तक गोल्ड परचेज आप ना करें, 1 साल तक आप विदेश यात्रा पर ना जाएं, आप विवाह शादी करते हैं उसमें बहुत खर्च ना करें, है ना, वर्क फ्रॉम होम कोशिश करें करने का, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करें। आपको पता है ये सब क्यों कहा गया? सिर्फ और सिर्फ इस बात को ध्यान में रखते हुए, राजकोषीय राहत को लेकर के। राजकोषीय क्या होता है? राजकोषीय मतलब राजा और कोष मतलब खजाना, यानी कि राजा का खजाना, यानी कि भारत सरकार के पास जो खजाना है उसको कहीं ना कहीं डैमेज ना हो, उससे बचाने के लिए। गोल्ड अगर आप खरीदेंगे तो जाहिर सी बात है आप डॉलर देंगे, ठीक है, आपको गोल्ड देश में ज्यादा नहीं है, आपको आयात ही करना पड़ेगा। तो आयात करेंगे तो आपको डॉलर जाएगा आपके, तो आपका जो फॉरेक्स है, विदेशी मुद्रा भंडार है, इसमें डॉलर की संख्या कम होगी, इस पर दबाव बढ़ेगा और कुल मिलाकर के राजकोषीय घाटा जो है भारत का बढ़ता चला जाएगा, आयात बिल बढ़ता चला जाएगा। तो इन सब चीजों को देखते हुए सरकार ने यह कहा। अब रूस से जब ऑयल यहां पर परचेज करने को लेकर के 1 महीना का ढील दे दिया गया है, तो आपको रियायत स्तर पर कच्चा तेल मिलेगा, क्योंकि क्रूड ऑयल का प्राइस आप जान रहे हैं ना, 126 130 के आसपास, कहीं कहीं आपको अलग अलग आर्टिकल में दिखेगा, लेकिन स्टैंडर्ड फिर भी देखें तो 120 के आसपास ये दिखेगा डॉलर पर बैरल के हिसाब से, ये वेरी कर रहा है। यही चीजें कुछ महीने तक $60 पर बैरल था, 65 70 तक चल लीजिए, लेकिन 120 25 26 डॉलर पर बैरल चला गया क्रूड ऑयल। तो आप समझ सकते हैं दुगुना सीधा महंगाई हुई है ना क्रूड ऑयल को लेकर के। अब अगर क्रूड ऑयल महंगा इतना ज्यादा होता है तो रिफाइनरी के कॉस्ट बढ़ेंगे, उसके हिसाब से लॉजिस्टिक पूरा कॉस्ट बढ़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बढ़ेगा, तो सीपीआई इंडेक्स जो है वो पूरा बढ़ जाएगा। यानी कि सीपीआई में बात करेंगे तो ज्यादातर खाने पीने की वस्तु ही रहती है, तो पूरी तरह से हमारे दैनिक जीवन में महंगाई बढ़ जाएगी, और ये हो रहा है। अभी आपको देखने को मिला अमूल दूध ने 2 रुपये प्राइस बढ़ा दिया, बाकी कंपनीज भी आप देखेंगे ये फॉलो करते हुए ट्रेंड नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के यहां रियायत होता है तो हमारा जो चालू खाता घाटा है, करेंट अकाउंट डेफिसिट है, सीएडी जिसको हम कहते हैं, और आयात बिल, ये क्या होगा? कम होगा और नियंत्रित रहेगा, कंट्रोल में रहेगा, तो हमारी अर्थव्यवस्था के लिए यह बेहतर है। रिफाइनरी हब के रूप में मजबूती निश्चित तौर पर मिलेगा, क्योंकि भारत की जो रिफाइनरी है, चाहे वो सरकारी हो निजी हो, जैसे कि मथुरा में एक रिफाइनरी है, बिहार के बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में बरौनी है, वहां रिफाइनरी है, असम में रिफाइनरी है, ढेर सारे ऐसे रिफाइनरी हमारे देश में है जो कच्चा तेल आता है, रिफाइन करके फिर उसको डीजल पेट्रोल वगैरह में कन्वर्ट करते हैं। तो इन रिफाइनरी को निश्चित तौर पर रूसी कच्चा तेल जो आएगा इसको प्रोसेस करके यूरोप और अन्य देशों को पेट्रोलियम उत्पाद निर्यात कर रहे, जो अभी मैंने समझाया था आपको कि पैसा कमा रही है, ये यहां से कर सकते हैं, यानी कि अपनी जरूरत को पूरा कर सकते हैं, बाहर भी निर्यात करके पैसा कमा सकते हैं, तो निश्चित तौर पर आर्थिक लाभ भी होगा, जैसा ट्रम्प भी पहले कहते रहे। रणनीतिक स्वायत्ता क्या होगा? भारत ने पश्चिमी दबाव के बावजूद अपनी राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए जो काम किया है, रसिया से लगातार परचेज करते रहे हम क्रूड ऑयल, इसको कहीं ना कहीं वैश्विक स्तर पर एक बेहतर कंडीशन में देखा जा रहा है कि भारत जो है अपनी जरूरत के हिसाब से अपनी पूर्ति कर रहा है। हालांकि कुछ चुनौतियां और चिंताएं भी है। अल्पकालिक अनिश्चितता क्या है कि ये जो छूट मिल रहा है कम कम समय के लिए, 1 महीना के लिए, अब आपको ध्यान होगा मैंने कहा कि ये जो टैंकर होते हैं तेल ले जाने वाले या क्रूड ऑयल लाने वाले, अब क्या होता है कि इसका इंश्योरेंस कराना पड़ता है, क्योंकि समुद्र में बहुत ज्यादा जोखिम होता है। तो जाहिर सी बात है जो जहाज कंपनी होती है वो चाहती है कि इंश्योरेंस तो कराएं। ऐसे समझो आप बाइक लेते हो, कार लेते हो तो इंश्योरेंस कराते हो ना, जबकि आप रोड पे चल रहे हो, है ना, एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया तो आप एजेंसी जाते हो, वो ठीक होकर के आ जाता है, आपके पैसे कम लगते हैं या नहीं लगते हैं। ऐसे जहाजों में, और वहां तो खतरा बहुत ज्यादा है, वहां तो अगर कुछ हुआ तो सीधा क्या होगा, समुद्री जहाज समुद्र में समा जाएगी, तो इंश्योरेंस तो चाहिए, करोड़ों में जाता है। अब यहां पर यही कही जा रही है कि इन इंश्योरेंस कंपनियों को मैनेजमेंट करने में दिक्कत आ रहा है, जहाज कंपनियों को भी 30-30 दिन का ही तो बढ़ रहा है, तो ये एक बड़ी परेशानी है। यहां पर एक बड़ी बात है कि वेस्टर्न कंट्री के साथ आपको बैलेंस कैसे बनाना है। भारत हमेशा ही गुटनिरपेक्षता को लेकर के बढ़ावा देता रहा है, आजादी के बाद ही देखेंगे, तो हम चाह रहे हैं कि पश्चिम के साथ भी हमारा संबंध बेहतर रहे, हम चाह रहे हैं रसिया के साथ भी हमारा संबंध बेहतर रहे, तो ये संतुलन कैसे होगा। और भुगतान और लॉजिस्टिक संबंधी जो बाधाएं आ रही है, डॉलर का प्रभुत्व जो लगातार बढ़ता जा रहा है समय के साथ, जैसा मैंने ब्रिक्स का एग्जांपल दिया है कि ब्रिक्स कंट्री चाह रही है कि हम डॉलर को यहां से खत्म करके एक नई करेंसी अपनी ले आते हैं। अब वहां पर यह देखा जा रहा है चूंकि इंडिया और रसिया यानी कि रुपया और रूबल दोनों ही देखेंगे ब्रिक्स में भी शामिल है,
ये दोनों अपनी मुद्राएं में लगातार कारोबार करने को लेकर के कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन ये प्रक्रियाएं पूरी तरह से अभी जो है वह कह सकते हैं लागू नहीं हो पाया है सही ढंग से, डॉलर पर ही निर्भरता है, तो वहां भी एक प्रॉब्लम है। इसके अलावा अगर यहां पर बात किया जाए कि रूसी तेल पर भारत की निर्भरता कितनी है, तो इसको समझिए। मार्च 2026 और अप्रैल 2026 की बात करेंगे तो आयात मात्रा जो प्रतिदिन रहा है 22.5 लाख बैरल प्रतिदिन रहा है, ठीक है, ये आपको आयात मात्रा देखने को मिलेगा। इसके अलावा कुल आयात में हिस्सेदारी तो ये लगभग कितना 50%, ये कहां पर, केवल रसिया के साथ 50%। यही चीज लगभग आपको अप्रैल 2026 में भी देखने को मिलेगा। यानी कि तमाम तरह के प्रतिबंध लगाने के बावजूद भी यहां पर लगभग हमें देखने को मिल रहा है ना कि भारत रूसी कच्चे तेल पर निर्भर है, यानी कि वहां की हमें जरूरत है। इस लिहाज से अगर यह प्रतिबंध जो है सैंक्शंस आगे नहीं बढ़ता तो इंडिया में बहुत बड़ी क्राइसिस अभी आ सकता था। तो यहां यह बढ़ा है तो वो 50% है, या तो वो बरकरार रहेगा या गवर्नमेंट चाहेगी कि इस क्राइसिस को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए, हटाने के लिए थोड़ा और पुश करे, है ना, रसिया से थोड़ा और क्रूड ऑयल हम ले ले, 50% को बढ़ा के 60% कर दें, है ना, 65% करें, ये कोशिश यहां पर होगी। भारत का रणनीतिक दृष्टिकोण अगर यहां पर समझने की कोशिश करें तो देखिए यहां पर प्रतिबंध मुक्त को लेकर के बात किया गया है, लेकिन भारत की अपनी विदेश नीति को लेकर के अगर चर्चा किया जाए तो भारत यह भी कहता रहा है कि भाई अमेरिका कौन होता है ना, ये बात डिबेट बहुत चला देश में कि अमेरिका होता कौन है भारत पर प्रतिबंध लगाने वाला या प्रतिबंध को विस्तार करने वाला, हटाने वाला। भारत सरकार का ऑफिशियली स्टेटमेंट आपको अभी भी विदेश मंत्रालय का ये देखने को मिलेगा कि हम अपनी राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए, हम अपनी ऊर्जा जरूरत को ध्यान में रखते हुए किसी भी देश से ऑयल या क्रूड ऑयल या जो भी आप कह सकते हैं इस तरह के जो पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं उसका परचेज करते हैं। तो जाहिर सी बात है हम किसी देश को इस लिहाज से नहीं मानते। आपको ध्यान होगा जब 50% में मैंने कहा था कि 25% एक्स्ट्रा टैरिफ जो ट्रंप ने लगाया था वो रसिया से ऑयल परचेज करने को लेकर के, लेकिन भारत ने उसमें भी ढील नहीं दिया। प्रतिबंध लगा करके ट्रंप परेशान हो गए, लेकिन भारत ने कोई जवाब इस पे नहीं दिया, प्रतिबंध झेला, लेकिन इसके बावजूद भी अपने राष्ट्रीय हित से समझौता नहीं किया था। अंततः वो डील अमेरिका के साथ हुआ, है ना, और फिर फाइनली आप देखेंगे वो घट करके 18% के आसपास आता है। तो कुल मिलाकर के यहां पर यही चीजें कही गई है कि आप जो है अपनी जरूरत के हिसाब से काम करें। कुछ जो यहां पर रणनीतिक दृष्टिकोण से बात है कि बीमा प्रदाताओं का भारत ने विस्तार भी किया है, 8 से बढ़ा करके वो 11 कर दिया गया है ताकि पश्चिमी बीमा कंपनियां जो है इस पर निर्भरता भारत के जहाजों का, टैंकरों का कम हो सके, हम ये पॉलिसी लाएं। इसके अलावा गैर प्रतिबंधित लॉजिस्टिक को लेकर के ध्यान देखेंगे, एक शब्द आता है डार्क फ्लीट। डार्क फ्लीट क्या होता है? जहाज और व्यापारिक मार्ग का उपयोग बढ़ाना, जिसमें अगर देखा जाए तो जो पश्चिम की जो अपनी वित्तीय प्रणाली है उसका इस्तेमाल ना किया जाए, यानी कि वेस्टर्न कंट्री को साइड करते हुए आप बाहर कैसे निकले। क्योंकि अगर पूरी निर्भरता आपका वेस्टर्न कंट्री पर होगा तो वो जो भी पॉलिसी बनाएंगे जब भी आपको वही फॉलो करना पड़ेगा, और ये चीज चाइना से सीखा जा सकता है, भारत ही वो काम करता हुआ नजर आ रहा है। मूल्य और सुरक्षा आधारित नीति को लेकर के बात करेंगे तो मैंने पहले ही कहा कि भारत ये अपनी ऊर्जा नीति को लेकर के स्पष्ट कर चुका है कि वह अपनी जरूरत के हिसाब से इसे पूरी करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर आप ओवरऑल इसको कंक्लूजन तक पहुंचे तो यह कहा जा सकता है कि जो अल्पकालिक छूट मिल रहा है अमेरिका की तरफ से, ठीक है, इसे एक्सटेंड किया जा रहा है, लेकिन यह ध्यान देना होगा कि भारत पर इसका प्रभाव पड़ रहा है, और लंबे समय के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप जाना चाहेंगे तो आपको इस क्षेत्र में बेहतर कार्य करने पड़ेंगे। और बेहतर कार्य क्या है? एक तो है आत्मनिर्भरता, यानी कि आप अपनी ऊर्जा जरूरत को खुद से ही पूरा करें, एक चीज तो यह है। दूसरी बात क्या है कि आप इसमें डाइवर्सिफिकेशन करें, कि आपने रसिया से भी लिया, आपने जो है अमेरिका से भी परचेज किया, आपने गल्फ के बहुत सारे देशों से कर लिया जिसमें एक ईरान भी है, तो अधिक से अधिक देशों से आप जो है अपनी ऊर्जा जरूरत को पूरा करने की कोशिश करें कि एक रीजन में कभी कॉन्फ्लिक्ट रहता है तो दूसरे रीजन से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये भारत के लिए हमेशा ही रहना होगा, नहीं तो जिस तरह की समस्या से अभी हम जूझ रहे हैं ये आने वाले समय में और विकराल हो सकता है। देखिए, एनर्जी की रिक्वायरमेंट हमेशा रहेगा। भारत एक विकासशील देश है, 146 करोड़ की जनसंख्या हमारे पास है, जाहिर सी बात है हमें ऊर्जा जरूरत हमेशा ही रहेगा, और ये क्राइसिस समय समय पर आते ही रहेंगे दुनिया भर में। तो जाहिर सी बात है इससे निपटने के लिए लॉन्ग टर्म में आपको सही से प्लान करना ही पड़ेगा, नहीं तो समस्या विकराल होती जाएगी इस देश के लिए। यहां पर एक प्रश्न है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके देना है, और आप लोग को यह बताना है कि जिस तरह से भारत में अभी पैनिक सिचुएशन हुआ है,
लगातार डीजल पेट्रोल के प्राइस बढ़ रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर, आरबीआई गवर्नर, सारे मिनिस्टर्स आह्वान कर रहे हैं लोगों से, नागरिकों को ये जिम्मेदारी दे दी गई है कि एक बार फिर से देश आप बचाइए। आपको लगता है कि क्या सरकार से कहीं चूक हुई, या सरकार ने मैनेजमेंट करने में, जो क्राइसिस था उसको समझने में बहुत देर कर दिया, या जनता को ही बहुत देर बताई हो? आपके जो भी विचार हैं कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना है। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।